नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन और टॉपिक है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। और आज हम लोग समझने वाले हैं रिले मेथड से अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग एक डेरिवेशन समझेंगे जिसमें हम लोग रिले मेथड से अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा रिले मेथड के कंसेप्ट को। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं इसको आपको ध्यान से सुनना है और एग्जाम में लिखना भी है। तो जो रिले मेथड है, इनके अनुसार, रिले मेथड के अनुसार किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, रिले मेथड के अनुसार किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, यह बराबर होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के। क्या समझ में आया? रिले मेथड के अनुसार जो हमारा वाइब्रेशन सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वह बराबर होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के। अब जो टोटल एनर्जी है, यह टोटल एनर्जी में ओनली काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, या फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या फिर दोनों का योग हो सकता है। समझ में आया? जो टोटल एनर्जी है उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या फिर दोनों का योग हो सकता है, मतलब सम हो सकता है। ये है हमारे रिले मेथड के कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे और आगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसके कंसेप्ट को हमें समझना है। यहां पर हम क्या लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, जो कि सभी मेथड में मैंने सेम एग्जांपल लिया है, उसी तरह का सेम एग्जांपल हम लोग यहां पर लेंगे। इस तरह की स्प्रिंग बनाना सीख लेना आपको। और यहां पर ऐसा एक कोई वेट लटका देते हैं, या समझते हैं खुद का कोई बॉडी है स्प्रिंग का, नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि नॉर्मल कोई वेट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा ऐसा। अभी यहां पर ये बॉडी दिख रही है, ये बॉडी। अभी इसमें क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्या है? कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये किस कंडीशन में होगी? स्टैटिक कंडीशन में होगी। क्या? क्योंकि इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब जो स्टैटिक कंडीशन में, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जीरो होगी, क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन में है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई बॉडी अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई बॉडी मोशन की स्थिति में, मतलब गति कर रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? काइनेटिक एनर्जी। बस इसी कंसेप्ट को हमें समझना है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि इस पे यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी कंडीशन कैसे बनेगी, ध्यान से समझना है। यहां पर क्या होगा, ऐसी स्प्रिंग खिंचा हुआ आएगा और क्या होगी, वो यहां से मीन पोजीशन से हमने मान लिया रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहां पर ये बॉडी कहां पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई है। ऐसी बना देते हैं। हमने कब इस पे कोई फोर्स लगाया, मैंने मान लिया कि एफ फोर्स लगाया, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ है मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कहां से? मीन पोजीशन से। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमने जब फोर्स लगाया तो इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ क्या है? अब हम जानते हैं जो स्प्रिंग है तो इसकी स्टिफनेस भी होगी, तो के हमने इसकी स्टिफनेस मान ली, यहां पर के स्टिफनेस मान ली। अब जो हमारी एनर्जी है, इनका जो कंसेप्ट होता है उसको मैं डायग्राम समझाऊंगा, पहले समझ लें कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है कैसी हो जाती है? मैक्सिमम होने लगती है। और जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होने लगती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने लगती है। अब इसी कंसेप्ट को समझें। जैसे यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अब हमने फोर्स लगाया तो बॉडी कैसी हुई? मोशन में हुई। मोशन में हुई तो ये जो बीच में है, इस दौरान कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये यहां पर फोर्स लगेगा और स्टैटिक कंडीशन में यहां पर आ जाएगी, तो यहां पर जो एनर्जी आ जाएगी वो कौन सी होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कैसी होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कैसे हो जाएगी? यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
क्योंकि यहां पर जब मोशन में थी तो इस दौरान कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही इस तरह अवस्था में यहाँ पर टोटल इसके अंदर क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया बोल सकते हैं, या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट हो गई कौन सी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर आके जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, यहां पर क्या हुई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन यदि हम फोर्स हटाते हैं, क्या है, फोर्स को हटाते हैं, तो हम जानते हैं बॉडी जो है वह रिटर्न जाएगी। लेकिन याद रखें यहां पर जो मीन पोजीशन यहां पर नहीं रुकेगी, एक कुछ ना कुछ ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहां से फोर्स हटाएंगे। जैसे स्प्रिंग हम छोड़ते हैं तो हम देखते हैं स्प्रिंग ऐसा नहीं कि जितनी स्प्रिंग होती है उतनी, वो एकदम से ऊपर को जाती है, तो अपनी मीन पोजीशन है उससे और ऊपर चली जाती है। तो हमने मान लिया वो कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, मतलब यहां से छोड़ी तो ऊपर और आगे तक चली गई, कहां तक, यहां तक चली गई। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जैसे ही छोड़ी तो मैक्सिमम कहां तक डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, ऊपर की ओर, यहां तक हो रहा है। तो यहां पर भी क्या होगी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन इस दौरान जो हमारी बीच का रास्ता है, यहां पर इस दौरान बीच में जो मीन पोजीशन है, यहां पर क्या हो रही है, बॉडी मोशन की स्थिति में, मतलब गति की अवस्था में, तो यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आया। हमने कोई स्प्रिंग ली, उसको पकड़ के खींच दिया, तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऐसी होती रहेगी। मतलब जो गति कर रही, मोशन कर रही, वो यहां से और यहां के बीच में गति कर रही, तो इसके और इसके बीच में क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो मीन पोजीशन हमने मान लिया कि यहां पर इसकी क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और सबसे ऊपर जहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा वहां पर मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मान ली, और नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा वहां पर इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मान ली। क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम जहां तक जाएगी वहां पर बॉडी स्थिर हो जाएगी, तो वहां पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे यहां पर होगी। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, के ई से। इसको हम ऐसा बंद कर देते हैं और हम यहां पर क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम। इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते सभी, 1/2 mv स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर m क्या, मास है, b क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के फॉर्म को हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं, dx/dt लिखते हैं, डिफरेंशियल के फॉर्म में। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 1/2 और m रहेगा, और यहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा dx/dt लिखना पड़ेगा, और इसको ऐसा बंद करके इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब यहां पर क्या होता है, बुकों में आप लोग देखेंगे तो यहां पर 1/2 होगा और m होगा, और इनटू आप देखेंगे क्या होगा, ऐसा x होगा, उस पर एक डॉट चढ़ा होगा और स्क्वायर होगा। ये डॉट x, वन डॉट का मतलब ये होता है, क्या होता है, हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते जो डिफरेंशियल फॉर्म में dx/dt। तो इसका और इसका एक ही मतलब होता है, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इक्वल लगा के दोनों लिख रहे हैं, क्योंकि आप या तो इसको यूज कर ले या फिर इसको यूज कर ले। बुकों के अनुसार देखेंगे तो इसका यूज करें, इससे भाई चेक करने वाले को पता रहे कि हाँ ये सही है। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते चेक करने में भी कि ए होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है ए क्यों लिख दिया। तो जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे समझाना चाहते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हमें, अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं या फिर इसमें लिख लेते हैं, लेट सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, वैसे सभी जानते हैं, x इक्वल a साइन ओमेगा टी। इस सभी को याद होगी। a क्या है, यहां पर एम्पलीट्यूड है, तो वो आपको यहां पर a लिख दिया। तो ये जो x की वैल्यू है, इसको हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे तो इसको आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हमें इतना देखना है इधर का। तो इसको हमें कैसे परिवर्तन करेंगे, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है तो उसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख लेते हैं, जैसा लिखा हुआ है, जिससे आपको पता रहे कि हम क्या यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम 1/2 लिख देंगे और m की जगह m लिख देंगे। बकाया ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, d/dt लिखना पड़ेगा, और x की जगह हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, a साइन ओमेगा टी, इसको बंद कर देंगे
और देखो याद रखें पूरे का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, इतना मैंने लिख लिया। अब डी बटे डी टी है तो इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा मुझे, तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डिफरेंशियल सबको आता होगा, जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ही लिख देता हूं, 1/2 हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो हम टी के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे ए तो कांस्टेंट है, ए रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर हमारा ओमेगा टी का फिर से करेंगे हम, तो टी 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर ओमेगा बचेगा, इसका स्क्वायर है। इसके स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, जो कि हम देख पा रहे हैं बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको हमें और आगे सॉल्व करना है, तो हम कुछ ना कुछ टी की रिस्पेक्ट में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं और इन दोनों पोजीशन में अंतर देखें, यहां पर जो समय है वो स्टैटिक कंडीशन है, तो उसका टी इक्वल क्या होगा, यहां पर 0 होगा, मतलब मीन पोजीशन में जब है तो समय यहां पर टी इक्वल क्या है, 0 है। जबकि आफ्टर टी समय क्या है, आफ्टर टी समय बाद यहां पर क्या हुआ, एक्स क्या हुआ, यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ, क्या है, टी समय बाद ये पोजीशन है, ये कितने समय बाद है, टी समय बाद है। लेकिन यहां पर जो मीन पोजीशन है, यहां पर समय कितना, टी 0 है, तो टी को हम क्या कर सकते हैं, मीन पोजीशन की बात करें तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन टी इक्वल 0। तब हम टी इक्वल अगर ऐसी इसमें 0 रख देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी, 1/2 एम ए स्क्वायर और हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि कॉस टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो कॉस 0 इक्वल कितना होता है, हमारा 1 होता है। कॉस 0 इक्वल 1 होता है, तो 1 का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारी इतनी वैल्यू बचेगी, क्योंकि ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए जब 0 हो जाएगा तो कॉस ए कितना हो जाएगा, हमारा कॉस 0 होगा, कॉस 0 इक्वल 1 होता है, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 एम ए स्क्वायर और हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लें, आप क्या मान लें, 1 मान लें। तो ये काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट को समझेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह की एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो उसको जो हम वाइब्रेशन के अंदर फाइंड आउट करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या होगी हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, मीन फोर्स, क्या करते हैं, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या है, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर लिखा सही नहीं दिख रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूं उससे आप याद कर लें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मीन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, हमने यहां पर क्या लगाया, एक्स फोर्स लगाया, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना, एक्स। अब हम जानते हैं कि जब हमने इसको नीचे को खींचा है तो इसके अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जो कि इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा या फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वह इसके अपोजिट कितना लगेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितना होता है, जो हमारी स्टिफनेस है स्प्रिंग की और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो जो हमारी स्टिफनेस है के और हमारा जो डिफ्लेक्शन कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा ना, के एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। तो हम जो मीन फोर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं तो जो फोर्स कितना 0 है और यहां पर जो फोर्स लगा रहे हैं वह कितना मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, जितना है रिस्टोरिंग फोर्स है, जिससे बैलेंसिंग कंडीशन में है, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में होगी, ये इस तरह अवस्था में रुकी होगी, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, याद रखें। इसलिए हमने इसको बैलेंसिंग कंडीशन के लिए कौन सा फोर्स यहाँ काम कर रहा है, जो इसको इस तरह अवस्था में रखे हुए वो है हमारा ये रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम ये जो फोर्स लेंगे और हमारा कौन सी यहाँ पर जब हमारी बैलेंसिंग कंडीशन में थी, जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो यहाँ पर हमने कितनी थी फोर्स, क्या था, 0 था। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, 0 प्लस हमारा हो जाएगा के एक्स बटे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना माना मैंने, x माना हुआ, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। आगे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा kx/2 हो जाएगा इंटू हमारा x हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा kx²/2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि kx लिखा हुआ है, x क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जो यहाँ पर ये क्या था, एम्पलीट्यूड था। यहाँ पर हम हार्मोनिक इक्वेशन से देख लेते हैं, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 के की जगह के रहेगा और एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 के²। क्या हो जाएगा 1/2 के²। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ गई मुझे, एक ही याद रखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड के लिए ए का यूज किया है, क्योंकि दोनों में ए होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इसलिए मैंने कंसेप्ट नॉर्मली लगा के, जो एक्स क्या है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड की जगह हमने एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। बस इतना कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हम इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या करेंगे, बराबर रखेंगे या इक्वेटिंग करेंगे। तो हमें ऐसे लिख देना, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब एक और दो इक्वेशन को बराबर रखने पड़े। तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन ए, इसको रख देते हैं। क्या हो जाएगी 1/2 ma² और हमारा ω² इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 ka² हो जाएगा। ये क्या है, के है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो a² भी कैंसिल हो जाएगा, इधर का भी a² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ω² इक्वल क्या निकल आएगा, के इधर रहेगा तो के रहने दो, और बटे में ये m इधर जाएगा तो m बटे में हो जाएगा। ओमेगा का अगर हम निकालेंगे, इसको हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा k/m हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो टाइम पीरियड है टीपी, टाइम पीरियड क्या होता है 1/2 बटे क्या होता है 2 बटे ओमेगा होता है। तो यहाँ पर 2 को 2 रहेंगे, बटे में क्या लिख देंगे हम, रूट के अंदर k/m लिख देंगे। अगर इसको सही से लिखते हैं तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और रूट के अंदर क्या हो जाएगा m/k हो जाएगा। अब हम निकालते फ्रीक्वेंसी, तो fn इक्वल क्या होता है 1/ टाइम पीरियड होता है। तो हम क्या रखेंगे 1/2 की जगह 2 रख देंगे और रूट के अंदर क्या है m/k। अब इसको यदि सही रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा रूट के अंदर k/m हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना 1/2 k/m। अब इसके अलावा मैथमेटिकली देखें और कैलकुलेशन होती तो फॉर्मूले आप यदि न्यूमेरिकल में आता तो उसको याद रख लें। fn के 2 फॉर्मूले कैलकुलेशन से बनते हैं तो इसको ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं। तो 1/2 हो जाएगा और रूट के अंदर g/, हो जाएगा हमारा डेल हो जाएगा। इसके अलावा और भी फॉर्मूला इसके बनते हैं और ग्रेविटेशनल की g की वैल्यू रख देंगे तो हमारा और एक फॉर्मूला बन जाता है, वह बन जाता हमारा 0.4985 अपॉन क्या हो जाएगा रूट के अंदर डेल डिफ्लेक्शन। तो ये हर्ट्ज जो है ना, ये डिफ्लेक्शन है, कहीं दिया तो डेल है, एक्स है, ये सिंबल है। तो कई बार ऐसे बुकों में दिया रहता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद करके रखें और इस फॉर्म में भी आप इसको याद रखें। ये डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट वैल्यू हो सकता है सिर्फ डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे, तो हम क्या कर लेंगे वहां पर इस वैल्यू को ऊपर रख देंगे, डिफ्लेक्शन नीचे रख देंगे और एफएन बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। इधर इससे भी निकाल सकते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता रहती है और ये वैल्यू दी गई हो तो हम इससे भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।